Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd and 24th of April 2023. तो दोनों दिन का हम न्यूज़ एनालिसिस जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे वो देख लेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे आज के सवालों के साथ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट अगर आप कर सकें तो करिए। दो चीज़ें अगर आप कर सकें तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प टू अस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ। पहला सवाल है द डिसीजन टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट का जो डिसीजन था उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला लिखा है देखो, wasn't taken officially as the movement was spontaneous। सेकंड लिखा है इट was taken by गांधी जी alone। थर्ड लिखा है इट was ratified by the INC। एंड चौथा लिखा है was taken by the forward bloc। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो लेट मी टेल यू द आंसर, आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा इसको। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बेसिकली इट वाज रेटिफाइड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेटिफाई किया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद महात्मा गांधी ने रेजोल्यूशन बोला कांग्रेस में के सामने पुट फॉरवर्ड किया था। एंड उसके बाद ये जब पास हुआ तो फिर गांधी जी के ही लीडरशिप में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड इट वाज वन ऑफ द मूवमेंट्स जिसमें गांधी जी का एक थोड़ा सा वायलेंट रूप निकल के आता है क्विट इंडिया मूवमेंट में ना। करो या मरो का डू और डाई का नारा उन्होंने दिया था। दूसरा सवाल है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विटले कमीशन। विटले कमीशन का पर्पस क्या था, ये मैंने एक बार और पूछा था आप लोगों से सवाल। तो आप लोग आज देखता हूँ बता पाते हैं कि नहीं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप चारों ऑप्शंस पढ़िए, उसके बाद बताइए कि विटले कमीशन क्यों बनाया गया था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंड, कि लेबर का जो कंडीशन है, एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द सेम। तो इट वाज ऑन दैट विटले कमीशन, याद रखिएगा, लेबर कंडीशन से रिलेटेड है। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज अनेक्स्ड यूजिंग द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट पे झांसी, सेकंड पे मैसूर, थर्ड पे संभलपुर एंड 4 पे तंजौर। आपको बताना है कि इनमें से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन कौन से अनेक्स किए गए थे, है ना। ये है ऑप्शंस आपके सामने 2 3 1 3 4 1 4 या 1 2 3 4। आप देख लीजिए फिर बताइएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 3 4। मैसूर नहीं था इसके मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू नहीं किया गया था, अदरवाइज बाकी सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से थे। मैं आपको एक बार थोड़ा ईयर के साथ बता दूं। सतारा सबसे पहला था 1848 का, फिर जैतपुर संभलपुर 1849, फिर यहाँ पे भगत करके जगह है 1850, उदयपुर जो कि है 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854, तंजौर एंड नारकोट 1855। तो ये आपको ऑर्डर भी याद रखना है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और दूसरा नॉर्मल इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जैसा मैंने आपको बताया। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर नाउ। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस में। पहली जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड ट्री प्लांटेशन इनिशिएटिव एट द ट्यूटिकोरिन पोर्ट। तो इंडिया में आप सबको पता है कि ट्यूटिकोरिन पोर्ट है, काफ़ी फेमस पोर्ट है ये। एंड ट्यूटिकोरिन पोर्ट पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसके दौरान उसने 10,000 से ज़्यादा सैपलिंग्स प्लांट की है। 2022 में 10,000 से ज़्यादा सैपलिंग्स जो है वहाँ पे प्लांट की गई है। नेशनल ग्रीन मिशन और बाकी सारे मिशंस के कहना चाहिए उसी के फुलफिलमेंट के लिए ये चीज़ की गई है। एंड पोर्ट्स को भी ग्रीन किया जाएगा, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। एंड दे विल बी प्रूविंग बेनिफिशियल फॉर द कमिंग जनरेशंस एज वेल, दे विल बी बेनिफिशियल फॉर प्रिवेंटिंग द क्लाइमेट चेंज एज वेल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्यूटिकोरिन पोर्ट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज याद रखिएगा, 10,000 से ज़्यादा सैपलिंग्स वहाँ पे प्लांट की गई हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर हैज पेड ट्रिब्यूट टू जगत गुरु बसवेश्वरा ऑन द सैक्रेड ओकेजन ऑफ बसावा जयंती। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बसावा जयंती। तो बसावा जयंती में उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है जगत गुरु बसवेश्वरा के लिए। तो थोड़ा सा हम उनके बारे में जान ले। बसवेश्वरा या बसावा बोलते थे इनको। ही वॉज बॉर्न इन बागेवादी विच इज अनडिवाइडेड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका ड्यूरिंग 1131 AD। 1131 AD में इनका जन्म हुआ था। ही बिलोंग्ड टू अ ब्राह्मण कम्युनिटी, हालांकि वो ब्राह्मण कम्युनिटी में बिलोंग किए थे, बट ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, पोएट, फिलोसोफर एंड ही वॉज देयर ड्यूरिंग द रूल ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी किंग बिज्जला वन इन कर्नाटका। तो बिज्जला वन जो कर्नाटका में थे उनके दौरान टाइम के दौरान वो वहाँ पे थे। एंड ही वॉज द फाउंडिंग सेंट ऑफ द लिंगायत सेक्ट। उन्होंने एक नया सेक्ट स्टार्ट किया जिसको लिंगायत सेक्ट बोलते हैं, उसको स्टार्ट किया। His philosophy was based on the principles of अरीवू। अरीवू नाम की फिलॉसफी थी। अरीवू का मतलब होता है ट्रू नॉलेज,
एथोस यानी राइट कंडक्ट, एंड अनुभव यानी कि डिवाइन एक्सपीरियंस। तो उनकी फिलॉसफी जो बेस्ड थी वो 3 प्रिंसिपल से बेस्ड थी, अरीवू यानी ट्रू नॉलेज, इथोस यानी राइट कंडक्ट, एंड अनुभव यानी कि डिवाइन एक्सपीरियंस, विच ब्रॉट अबाउट अ सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक एवोल्यूशन इन द 12th सेंचुरी। एंड इनके जो आइडियाज थे वो उनकी पोइट्री के माध्यम से स्प्रेड होते हैं, जिनको बोलते हैं वाचनाज। याद रखेगा, इनकी पोइट्री के माध्यम से इनके आइडियाज स्प्रेड होते हैं, जिनको बोलते हैं वाचनाज, ठीक है ना। एंड एज अ सोशल रिफॉर्मर ही वर्क टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग द अनप्रिविलेज्ड क्लास एंड विमेन, एंड बिलीव्ड दैट ह्यूमंस आर ऑल इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। ऑब्वियस सी बात है, हालांकि ये मतलब हमेशा इन्होंने डाउन ट्रॉडन और जो भी डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस थी उनके साथ आगे बढ़े और उनको आगे लाने का काम इन्होंने किया। ही प्रीच दैट देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग एंड दैट इज द शिवा। तो ऑब्वियस बात है, ये शैवाइट्स होते हैं, मतलब शैवाइट नहीं होते, शिवा की वर्शिप करते हैं बेसिकली ये। एंड दैट ऑल एनिमल्स एंड इनएनिमेट आर इक्वल बिफोर द सुप्रीम बीइंग। एंड इसके अलावा ही गेव 2 वेरी इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एज वेल। 2 इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए। एक तो कायका क्या है, वर्क, डिवाइन वर्क, है ना, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी शुड टेक अप अ जॉब ऑफ हिज चॉइस एंड परफॉर्म इट विद ऑल सिंसियरिटी। तो कायका इज वर्क, डिवाइन वर्क, मतलब कि आपकी जो चॉइस हो आप वो काम करें। एंड सेकंड है दसोहा इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन वोकेशन, किसी भी काम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन इसके अलावा इनकी एक एकेडमी है लिंगायत की, एकेडमी ऑफ मिस्टिक सेंट एंड फिलोसफर्स ऑफ द लिंगायत फेथ। एंड ये इंपॉर्टेंट, इसका नाम है अनुभव मंटप। याद रखिएगा, अनुभव मंटप, इट इज बेसिकली एकेडमी ऑफ मिस्टिक सेंट्स एंड फिलोसफर्स ऑफ द लिंगायत सेक्ट। तो आप ये याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे अगली न्यूज है वो है फर्स्ट एवर वाटर बॉडीज का सेंसस हुआ है, फर्स्ट एवर सेंसस ऑन द वाटर बॉडीज इन इंडिया। तो याद रखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड गाइडेंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज कंडक्टेड द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज अक्रॉस द नेशन। पूरे नेशन के अक्रॉस जो वाटर बॉडीज हैं उनका सेंसस किया गया है। एंड दिस सेंसस प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग नेचुरल एंड man-made वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स एंड मोर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डेटा कलेक्ट किया गया है। द सेंसस ऑल्सो हाईलाइटेड द डिस्पैरिटीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज and varying levels of encroachment and revealed the crucial insights in the country's water resources। तो इस सेंसस का फायदा ये निकला, तो रूरल और अर्बन में जो डिस्पैरिटी है वो पता चल गई, प्लस जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसके बारे में पता चला, एंड कंट्री के वाटर रिसोर्सेज की जो ट्रू स्थिति है उसके बारे में पता चला है, ठीक है ना। एंड दिस सेंसस वॉज लॉन्च्ड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरीगेशन सेंसस। तो ये इरीगेशन सेंसस एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। एंड इसके साथ ही 6th माइनर इरीगेशन सेंसस भी किया गया। तो दैट इज अ थिंग विच वॉज देयर। आई होप यू विल रिमेंबर दिस ऑल्सो। अगली न्यूज है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द मोहुआ, मतलब कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है एक यूनिक इनिशिएटिव जिसके अंतर्गत ये डेवलप करेंगे 100 फूड स्ट्रीट्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। याद रखिएगा, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड मोहुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये लॉन्च करेंगे 100 फूड स्ट्रीट्स in 100 districts across the country, and this pilot project basically aims to promote safe and healthy practices to reduce foodborne illnesses। तो ये healthy practices को promote करेंगे, safe फूड ईटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि जो फूड बॉर्न डिसीजेज हैं वो कम हो सके। एंड दिस इनिशिएटिव ऑल्सो एम्स टू बूस्ट द इकोनॉमी, क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इनहेंस द टूरिज्म पोटेंशियल। तो उसके रिगार्डिंग ये 100 फूड स्ट्रीट्स डेवलप करेंगे 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब कल का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें फ्रंट पेज में एक ट्राइब के बारे में आया था, हक्की पिक्की ट्राइब। हक्की पिक्की ट्राइब एक्चुअली अभी सूडान में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है सूडान में एक तरीके से पॉलिटिकल अनरेस्ट और क्राइसिस की सिचुएशन है। वहाँ पे हमारे यहाँ की हक्की पिक्की ट्राइब के लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। हक्की पिक्की ट्राइब याद रखिएगा, इट्स अ नोमैडिक ट्राइब दैट रिसाइड्स इन सेवरल स्टेट्स in western and southern India, and they are especially concentrated in the forest areas where they practice their traditional occupation of bird catching। इनको bird catchers भी कहा जाता है। They are known as bird catchers and Hakki means bird in Kannada,
वाइल पिक्की मीन्स कैचर्स। तो बेसिकली कर्नाटका में कंसंट्रेटेड है, वैसे सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, बट कर्नाटका की एक प्रोमिनेंट ट्राइब आप बोल सकते हैं हक्की पिक्की। एंड ये बहुत सारे लोग यहाँ पे सूडान में आ चुके थे। क्यों आ गए थे सूडान में? क्योंकि वहाँ पे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना रहे थे अफ्रीका में, जिसकी काफ़ी डिमांड भी थी और इनको नॉलेज भी था। चूँकि ये जंगल से जुड़े थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का क्रिएशन, मेडिसिनल पर्पस के लिए क्रिएशन, और यहाँ पे वहाँ अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे ये लोग। बट अभी जब वहाँ पे सूडान में इतना ज़्यादा अनरेस्ट है तो अब ये भी वहाँ पे स्ट्रैंडेड हो चुके हैं, है ना, याद रखिएगा। कल के न्यूज़पेपर में ही था PSLV C55 का। तो वैसे तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। PSLV C55 इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया और 2 सैटेलाइट्स इसमें सिंगापुर की थी। पहली थी टेलियोस 2 मिशन, है ना, टेलियोस 2 मिशन, जिसमें एक तो टेलियोस 2 था और दूसरा ल्यूमेलाइट, है ना, ल्यूमेलाइट 4। Telios 2 and Lumelite 4, these are the 2 Singapore-made satellites that were launched aboard the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV, है ना, याद रखिएगा। ये 2 थी, टेलियोस 2 एंड ल्यूमेलाइट 4, याद रखिएगा। टेलियोस 2 जो है एक कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, लगभग 741 kg का वजन है। एंड इसके अलावा जो ल्यूमेलाइट 4 है, इट्स बेसिकली 16 kg सैटेलाइट। इट्स अ को सैटेलाइट विच इज डेवलप्ड बाय सिंगापुर ओनली। एंड इसका पर्पस था ऑगमेंटिंग द मैरीटाइम सेफ्टी ऑफ द सिटी स्टेट, है ना। तो इसका पर्पस क्या था? ऑगमेंट द मैरीटाइम सेफ्टी। तो ल्यूमेलाइट 4 इज फॉर दैट पर्पस, याद रखिएगा। अगली न्यूज है, द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस बाय साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज ओवर 450 कंप्लीटली इंडिजिनस नागास्त्र 1। याद रखिएगा, नागास्त्र 1 जो है वो जो इंडियन आर्मी है वो प्रोक्योर करने वाली है। दे हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट टू procure this indigenous Nagastra 1 loitering munitions, and they are developed by Economic Explosives Limited, EEL, याद रखिएगा, Economic Explosives Limited, which is a subsidiary of Solar Industries in collaboration with Z Motion from Bangalore। तो बेंगलोर की ही है ये, और सोलार सब्सिडीज का सोलार इंडस्ट्रीज का एक सब्सिडरी है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, वहाँ से लिया। नागास्त्र 1 कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री। एंड अब ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है डिफेंस में भी, स्पेस में भी। तो अब देखते उसके ही तर्ज पे ये बनाया गया है, आप याद रखिएगा, नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन, याद रखिएगा। अगला है, नासा का एक रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक न्यू हाई स्ट्रेंथ हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट अलॉय। तो नासा के ही रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक हाई स्ट्रेंथ हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट अलॉय कॉल्ड GRX 810। तो GRX 810 नाम का एक हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट हाई स्ट्रेंथ एक वो डेवलप किया गया है, याद रखिएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल इन द स्पेस इंडस्ट्री इन द कमिंग मंथ्स, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये सारे न्यूज आइटम्स कल और आज के मिला करके थे, तो आपको कुछ मतलब उसमें वो नहीं हुआ होगा। अमृतपाल हेल्ड इन पंजाब शिफ्टेड टू जेल इन असम। अब आप सबको पता है कि ही इज अ प्रो खालिस्तानी रेडिकल प्रीचर अमृतपाल सिंह, एंड नाउ ही हैज बीन डिटेन्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एंड इनको अरेस्ट किया गया पंजाब से और अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया है असम में। तो दैट इज अ थिंग दैट इज हैपेंड। आगे मूव कर सकते हैं आप, मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। लेट्स कम टू द एडिटोरियल पेज। पहला जो एडिटोरियल है वो है, इंडिया एज मोस्ट पॉपुलस कैन बी मोर बून देन बेन। अब यहाँ पे बोल रहा है किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा फायदेमंद रहेगी ना कि नुकसानदायक रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, बात वही आती है, जब पॉपुलेशन के हम फायदे की बात करते हैं तो हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि आपके यहाँ जो पॉपुलेशन है वो यंग एज में ज़्यादा है, वो वर्किंग एज में ज़्यादा है, तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है वो अब थोड़ा ओल्ड एज की तरफ शिफ्ट हो रही है। जैसे आप चाइना की तरफ देखेंगे, आप जापान की तरफ देखेंगे, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर एल्डरली पॉपुलेशन, एंड इंडिया जो है वो थोड़ा भी यंग पॉपुलेशन है, 29-30 ईयर्स ही हमारा एवरेज है भी, है ना, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन का। तो ये इट कैन बी अ बून टू इंडिया। लेकिन ऑथर ने कहा है कि ये बून ऐसे नहीं मिल जाएगा कि पॉपुलेशन है तो हमको बून मिल जाएगा, है ना। ये हमको तब मिलेगा जब हम प्रॉपर उसकी देखभाल करेंगे, अदरवाइज इट विल बिकम अ बर्डन। तो अब देखभाल कैसे हो सकती है और कैसे ये हमको कौन से मैकेनिज्म से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे 4 चीज़ें बोली हैं। 4 चीज़ों में जो 4 चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बताई। पहली चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को फोकस करना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करेंगे तभी ये वर्किंग क्लास में जा पाएंगे।
और ये एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? ये एम्प्लॉयमेंट ऐसे मिलेगा कि जब पॉपुलेशन एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, ये जो ह्यूमन है ये जब एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होंगे तब जाकर के इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनेंगे? बाकी की 3 चीज़ों से। कौन सी 3 चीज़ें? एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट। याद रखिएगा ये 3 चीज़ें हैं, उनसे उनका ही आफ्टर इफेक्ट है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो यही 3-4 चीज़ें मेंशन की गई ऑथर के द्वारा कि आप अगर एजुकेशन दोगे, हेल्थ प्रोवाइड करोगे, स्किल डेवलपमेंट करोगे, तब आप जाकर के एक ह्यूमन रिसोर्स बनोगे, और जब आप ह्यूमन रिसोर्स बन जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट। इसके अलावा एक और पॉइंट है ऑथर ने जो उठाया है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिफ्लेक्ट करता है कि कितना ज़्यादा गुड गवर्नेंस है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रीपिंग द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है ना। ऑथर ने एक और चीज़ कही कि अगर आप देखें जापान, चाइना, यूएसए जो मेजर इकोनॉमीज हैं आज वो क्या कर रही हैं? वो अपने बर्थ रेट को इम्प्रूव करना चाहती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार बर्थ रेट डिक्लाइन हो जाए, नेगेटिव पहुंच जाए, तो बहुत मुश्किल होता है इसको रिवर्स करना, क्योंकि ये मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग है, लोगों के दिमाग की चीज़ है ये, है ना। जब लोगों के दिमाग में आया कि नहीं एक ही बच्चा करना है, तो फिर आप उसको कितनी पॉलिसीज बना ले वो 2 नहीं करेंगे, है ना। अगर 2 करना है तो कितनी पॉलिसीज बना लें वो और रिवर्स नहीं होंगे, मतलब 4 नहीं करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और ऑथर ने वही कहा कि हमको अपना रिप्लेसमेंट, जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है अभी वो लगभग 2.1 के आसपास है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट के बराबर है। अब हम उसको 1.8 से नीचे ना होने दें, क्योंकि 1.8 से नीचे होने का मतलब रहेगा कि इकोनॉमिकली फिर ये बेनिफिट्स इंडिया को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। एंड वी विल बी गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच, है ना। बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ओल्ड हो जाएगी, तो सब डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगला जो एडिटोरियल है वो है न्यू ट्रोइका फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब ऑथर ने यहाँ पे राजीव भाटिया जी हैं, इज द डिस्टिंग्विश्ड फेलो गेटवे हाउस एंड फॉर्मर एम्बेसडर टू म्यांमार। राजीव भाटिया जी ने आर्टिकल लिखा है, इसमें उन्होंने बताया किस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया 3 देशों का ये जो ग्रुप है वो काम कर रहा है, कलेक्टिवली कह सकते हैं। तो वो है इंडिया, बांग्लादेश एंड जापान। दिस ग्रुप इज इंडिया, बांग्लादेश एंड जापान। अभी रिसेंटली इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग हुआ था 11-12 अप्रैल में, जिसको होस्ट किया था एशियन कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन अगरतला, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में हुआ ये इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग। याद रखिएगा, इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग कहाँ पे हुआ? त्रिपुरा में हुआ। एशियन कॉन्फ्रेंस ने इसको होस्ट किया था। अब वहाँ पे बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बेसिकली जो डिस्कस किया गया वो है मातारबारी डीप सी पोर्ट। मातारबारी डीप सी पोर्ट बेसिकली साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश में है, एंड इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद जापानीज असिस्टेंस एंड शेड्यूल्ड टू बी ऑपरेशनल इन 2027। तो ये मातारबारी डीप सी पोर्ट जो है ये डेवलप होगा साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश में, लेकिन इसका यूज इंडिया और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां से भी किया जाएगा, एंड बांग्लादेश के थ्रू तो किया ही जाएगा। तो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच हैव बीन डन, एंड जापान जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इन दिस रीजन, और ना केवल ये कनेक्टिविटी को इन्हांस करना चाहता है जापान, बल्कि इस पूरे रीजन में अपनी भी प्रेजेंस को फील करवाना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है ना। रिसेंटली बहुत सारा रोड्स, रेल, पोर्ट्स, ये कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। ऑब्वियस सी बात है कनेक्टिविटी के बाद ही कोई डेवलपमेंट पॉसिबल है ना। एंड हमारे नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है अगर आप देखें तो, और जो लोकेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सारे के साथ ये पूरा एरिया जो है ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इस रीजन पे एक्स्ट्रा ध्यान दें, न केवल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि जापान एकमात्र सिंगल इन्वेस्टर नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं बोल सकते हम कि पूरा रीजन हम केवल जापान के दम पे डेवलप कर लेंगे। तो दूसरा हमको यह है कि इंडियन कंपनीज को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंडिया मस्ट ईज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बांग्लादेश। दूसरा, हमको बांग्लादेश से आने वाले इन्वेस्टमेंट से रिस्ट्रिक्शन हटाना पड़ेगा। एंड ये 3 गवर्नमेंट जब मिल के काम करेंगी क्लोज लिंकेज में, तो ऑब्वियसली बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि हमको बांग्लादेश को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अकेले हमारे लिए करेगा तो रेसिप्रोसिटी नहीं रहेगी, तो वो हमको करना है। दूसरा, ऑथर ने 2 और चीज़ें बोली कि हमको बिम्स्टेक का रोल बढ़ाना है, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, क्योंकि ये सेल्फ डिफीट होता जा रहा है, तो हमको इसका इंपॉर्टेंस बढ़ाना है, इसको तवज्जो देनी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो गोल है ऑफ कनेक्टिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया विद द साउथ ईस्ट एशिया, इट रिक्वायर्स एन एस्ट्यूट पायलट, है ना। लीडरशिप कैन कम फ्रॉम दिस ट्राइड बांग्लादेश, इंडिया एंड जापान। तो इसलिए हमको एक बांग्लादेश, इंडिया, जापान फोरम लॉन्च करना चाहिए,
जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स मिले और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को मतलब नॉर्थ ईस्ट में ये सारे फोरम्स हों और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए हों। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यूज न्यू क्रिप्टो लेजिस्लेशन, तो यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट विच इज़ द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ 27 कंट्री ब्लॉक, तो 27 कंट्रीज बची हैं चूंकि यूरोपियन यूनियन में, उसका पार्लियामेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट। उन्होंने अप्रूव किया है वर्ल्ड का पहला सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स to bring largely unregulated cryptocurrency market under the ambit of regulation। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेशन में लाने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने पास किया है रेगुलेशन, उसका नाम है माइका याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, माइका क्या है? इट इज मार्केट्स इन क्रिप्टो असेट्स। ये यूरोपियन पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन है जो कि आया है एंड इट विल कम इनटू फोर्स आफ्टर फॉर्मल अप्रूवल बाय द मेंबर स्टेट्स। कोई नई चीज नहीं, पिछले 3 साल से चल रही है वहां पे, इसलिए यूपीएससी पूछ भी सकता है माइका, MICA, विच इज द मार्केट्स इन क्रिप्टो असेट्स, याद रखिएगा। अब ये रेगुलेशंस क्यों लाए जा रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो लार्जली अनरेगुलेटेड रही हैं अभी तक, चाहे वो यूएसए हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन इसमें आगे बढ़ रहा है एंड नाउ दिस विल गिव देम एन एज ओवर द अदर कंट्रीज, ठीक है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियस है तो 2022 में बहुत सारे क्रिप्टो फेलियर्स भी हुए, जैसे FTX का मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का कोलैप्स हुआ, इसके अलावा बिनांस के साथ वो हुआ, टेरा लूना पूरा फेल हो गया क्रिप्टो करेंसी के रूप में, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ये जो रेगुलेशन है सबको कवर करेगा, तो कवर करेगा ये क्रिप्टो एसेट्स को। क्रिप्टो एसेट्स को मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया है एज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू or a right that uses cryptography for security and is in the form of coin or a token or any other digital medium which may be transferred and stored electronically using distributed ledger technology or similar technology। इस तरीके से डिफाइन किया है ताकि सारे पे अप्लाई हो जाए एंड ये बिटकॉइन इथीरियम तो कवर करेगा ही करेगा, नए वाले जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनको भी कवर करेगा। क्या नहीं कवर करेगा? तो ये जो आपके सेंसेक्स शेयर्स हैं उनको कवर नहीं करेगा। ये NFTs यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स को मतलब उसको कवर नहीं करेगा। एंड विल ऑल्सो नॉट रेगुलेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज इशूड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो 3 चीज़ें कवर नहीं करेगा, याद रखिएगा। शेयर मार्केट के जो शेयर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा नॉन फंजिबल टोकन्स हैं। तीसरा आपका जो गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है उनको कवर नहीं करेगा, ठीक है ना। नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो इशूअर्स हैं क्रिप्टो एसेट्स के, इनको डिफाइन किया गया है एज लीगल पर्सन्स हु ऑफर द पब्लिक एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट, ठीक है ना। तो जो इशूअर्स हैं उनको डिफाइन किया गया है एज लीगल पर्सन्स हु ऑफर टू द पब्लिक एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। एंड इसके अलावा याद रखिएगा क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को CASPs कहा गया है। CASPs क्या है? क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है ना। एंड जैसा कॉइन बेस है या कोई प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड कर रहा है क्रिप्टो के एक्सचेंज के लिए, उन सब वो सब है इसके अंदर, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है, इसका रेगुलेशन क्या बोलता है कि जो CASPs हैं उनको किसी न किसी एक कंट्री में अपने आप को एक एंटिटी के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा। दे हैव टू गेट ऑथराइज्ड इन एनी ऑफ द मेंबर कंट्रीज। अगर आप किसी एक मेंबर कंट्री में भी हैं तो आपको सारे 27 कंट्रीज में एक्ट करने का वो मिल जाएगा। इसके अलावा इनके ऊपर रेगुलेटर रहेंगे यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी एंड यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी, ठीक है ना। ये दोनों रेगुलेटर रहेंगे। एंड बिसाइड्स ऑथराइजेशन सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ they will also have to provide key information in the form of white paper mentioning the details of crypto product। तो उनको white paper पेश करना पड़ेगा mentioning the details of the crypto assets and all। इसके अलावा एक और legislation पास किया गया है that MiCA requires crypto companies to send information of senders and recipients of crypto assets to their local anti-money laundering authority। तो लोकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी के पास उनको इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी कि किसने क्रिप्टो भेजा, किसने क्रिप्टो खरीदा, है ना, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक केवल एक टैक्स लगाया गया है 30% का, है ना, याद रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इसके रिगार्डिंग ये इनकम जो मिलती है वो लगाया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग द इन्वॉल्विंग द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अंडर द परव्यू ऑफ PMLA। तो अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जितने भी ये क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आएंगे।
हाउ कैन अ जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन एडल्ट इन कोर्ट। तो अब यहाँ पे रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ने गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं कि किस तरीके से एक चाइल्ड, मतलब कि जो 16 से 18 की एज का है, मतलब 18 में तो आप एडल्ट हो जाएंगे, बट 16 से 18 के बीच में अगर आप हैं और आपने कोई क्राइम किया है तो क्या आपको एडल्ट के रूप में ट्राई किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है। एक्चुअली जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें 3 तरीके के ऑफेंस हैं किसी भी चिल्ड्रन के द्वारा। एक तो पेटी ऑफेंस है, दूसरा सीरियस ऑफेंस है, तीसरा सीरियस ऑफेंस है, तीसरा हीनस ऑफेंसेस हैं। तो ये जो बेसिकली मतलब एक चाइल्ड को, मतलब जो 18 से कम है और 16 से ज़्यादा है, 16 से 18 की एज का है, उसको अगर आपको एडल्ट के रूप में ट्राई करना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ऑफेंस किस किस कैटेगरी का है। तो ये केवल और केवल तब पॉसिबल है जब ऑफेंस आपका हीनस कैटेगरी का हो। तो हीनस कैटेगरी में कर्ज किया जा सकता है, लेकिन कैसे होगा? ये होगा एक बोर्ड के द्वारा, है ना, एक बोर्ड बनाया जाएगा, है ना। तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द प्रिलिमिनरी असेसमेंट, और उस प्रिलिमिनरी असेसमेंट के दौरान आपको उस चाइल्ड को भी लीगल एड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उनका काउंसिल बैठा रहेगा, उसके समक्ष होगा। जो बोर्ड होगा उसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होगा चाइल्ड साइकियाट्री में, जिसको मतलब नॉलेज हो, है ना, एक्सपीरियंस हो, और फिर वो बोर्ड डिटरमाइन करेगा कि क्या आप उस बच्चे को ट्राई कर सकते हो कि नहीं एज अ एडल्ट, है ना। तो ये डिटर्मिनेशन वो बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। द रोल ऑफ द बोर्ड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है लॉकबिट रैंसमवेयर। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली लॉकबिट रैंसमवेयर न्यूज में था। लिख लीजिए, लॉकबिट क्या है? एक रैंसमवेयर है जो कि मैक या एप्पल की डिवाइसेस को अटैक कर रहा था, ठीक है ना। इट वाज रिपोर्टेड इन सितंबर 2019 एंड इज डब्ड एज एबीसीडी वायरस। इसको एबीसीडी वायरस भी कहा जाता है, लॉकबिट रैंसम वायरस भी कहा जाता है, इसको क्रिप्टो वायरस भी कहा जाता है। इट इज कैटेगराइज्ड एज क्रिप्टो वायरस बिकॉज इट रिक्वेस्ट पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में मांगता है, इसलिए क्रिप्टो वायरस कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेटवर्क ऑफ सेंसर्स टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर क्वालिटी। तो अब एक जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो डिप्लॉय अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर सेंसर्स। तो ये ग्राउंड वाटर सेंसर्स डिप्लॉय करेंगे, और क्यों करेंगे? ताकि ग्राउंड वाटर की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी जो इफेक्टिव मतलब एफिकेसी है उसको डिटरमाइन किया जा सके, ठीक है ना। अब ग्राउंड वाटर क्वालिटी कंटिन्यूसली मॉनिटर हो सके, इसलिए ये नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के रूप में रहेगा, जैसे कि नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है ना, उस तरीके का एक नेटवर्क रहेगा। इसके अलावा जो इन्होंने वो मैपिंग की है कि आप सबको पता है कि एक प्रोग्राम चल रहा है नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम, नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम, और ये कौन हैंडल करता है? CGWB, याद रखिएगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। लिख लीजिए, नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम कौन हैंडल करता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करता है। और ये कंट्री के एक्विफर्स को मैप किया जा रहा है, याद रखिए, कंट्री के एक्विफर्स को प्रॉपर मैपिंग की जा रही है, एंड रेजोल्यूशन ऑफ 1:50,000 याद रखिएगा, इसके रेजोल्यूशन पे इसको मैपिंग की जा रही है कंट्री के पूरे एक्विफर्स को। एंड ये बेसिकली एक्विफर्स का मैपिंग का मतलब क्या है? साइंटिफिक तरीके से आप ये एनालाइज करते हैं कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वालिटी है वाटर की, है ना, कहीं उसमें पॉल्यूटिंग एजेंट तो नहीं, कितना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, याद रखिएगा कि जो मेजर जो पॉल्यूशन एजेंट हैं वो जियोजेनिक है। मेजर जियोजेनिक मतलब कि नेचुरल है, लेकिन कई जगहों पे जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, तो पानी में, ग्राउंड वाटर में आपको नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रेट कंटामिनेशन देखा गया है ना। नाइट्रेट से ही ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा फ्लोराइड कंटामिनेशन भी देखा गया, जैसे फ्लोरोसिस हो जाता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैम एज वेल। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.